यानी अक्षांश है उस सीढ़ी के आड़े डंडे, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर है वो खड़े डंडे जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हैं। और बस यही दोनों मिलकर दुनिया के किसी भी कोने का पक्का पता बता देते हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये भारत का एक तरह से ज्योग्राफिकल बाउंडिंग बॉक्स बनाते हैं। मतलब भारत की जो मुख्य जमीन है वो उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड तक जाती है, और पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड तक फैली हुई है। अब ये जो इतना बड़ा फैलाव है, इसका सीधा असर देश के मौसम और टाइम जोन पर पड़ता है। और इन निर्देशांकों का एक बहुत ही सीधा और ज़रूरी मतलब निकलता है। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। इसका मतलब है कि ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में है और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। यही है दुनिया के मंच पर भारत की स्थिति। अच्छा, एक सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ज्यादातर लोग कहेंगे कन्याकुमारी, और वो गलत भी नहीं है, पर यह कहानी सिर्फ मुख्य भूमि की है। अगर हम इसके द्वीपों को भी गिन लें तो असली सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो भारत को और भी दक्षिण तक ले जाता है। तो ठीक है, पता तो मिल गया। अब चलिए इसकी सरहदों को खींचते हैं और समझते हैं कि ये देश असल में कितना विशाल है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। सोचिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक इतना बड़ा कैनवस है जिस पर दुनिया की सबसे अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और लैंडस्केप्स बसे हुए हैं। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो ये धरती के कुल जमीनी हिस्से का 2.4% है। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी छोटे से हिस्से में दुनिया की लगभग 6ठी आबादी रहती है। यही बात इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और सांस्कृतिक रूप से अमीर इलाकों में से एक बनाती है। भारत की जमीनी सीमाएं 7 पड़ोसी देशों से मिलती हैं। चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शुरू करें, फिर उत्तर में हिमालय के पार चीन, नेपाल और भूटान तक पहुंचें, और फिर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के हरे भरे इलाकों में उतर जाएं। और इन सरहदों की लंबाई में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बांग्लादेश के साथ एक बहुत लंबी घुमावदार सीमा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ एक छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत अहम सरहद है। और रुकिए, कहानी सिर्फ जमीन पर ही खत्म नहीं होती, समुद्र भी तो है। भारत की रूपरेखा इसकी 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा के बिना अधूरी है। ये विशाल समुद्री सीमा सदियों से व्यापार, संस्कृति और सामरिक महत्व का एक बड़ा केंद्र रही है, जो भारत को बाकी दुनिया से जोड़ती है। ठीक है, तो बाहर की लकीरें खिंच गईं। अब चलिए जरा अंदर झांकते हैं और उस अविश्वसनीय भूविज्ञान को देखते हैं जिसने इस जमीन को शक्ल दी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर हजारों साल पुराने पठारों पर भारत को कई बड़े भौतिक डिविजन्स में बांटा गया है, और हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी है। उत्तर में देखिए, हिमालय शान से खड़ा है, उसके ठीक नीचे उपजाऊ उत्तरी मैदान है। फिर दक्षिण में जाइए तो प्राचीन दक्कन का पठार है, और किनारों पर तटीय मैदान और द्वीप हैं। हिमालय की कहानी लाखों सालों में काम करने वाली जबरदस्त भूवैज्ञानिक ताकतों की कहानी है। ये एक बहुत धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया थी। इससे ऐसे समझिए कि जैसे कोई कार 5 करोड़ साल तक बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती रहे और किसी दूसरी चीज से टकराए। बस कुछ ऐसा ही हुआ था जब इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से टकराई, और इस टक्कर ने जमीन को ऊपर धकेलकर हिमालय पर्वत श्रृंखला बना दी। और ये विशाल पर्वत प्रणाली भी एक परिवार की तरह है, जिसमें अलग अलग पीढ़ियां हैं। सबसे पुरानी पीढ़ी ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में स्थित है, और सबसे नई और सबसे दक्षिणी पीढ़ी है शिवालिक, जो आज भी बढ़ रही है। तो देखिए कितना दिलचस्प है, जहां उत्तर को एक जबरदस्त टक्कर ने बनाया, वहीं दक्षिण की कहानी आग से लिखी गई। दक्कन का पठार प्राचीन बेसाल्टिक लावा के प्रवाह से बना है, जो पृथ्वी के गर्भ से निकलकर लाखों वर्ग किलोमीटर में फैल गया था। चलिए अब इस नक्शे पर कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जिनका हमारे मौसम और समय पर बहुत ही असली असर पड़ता है। ये जो कर्क रेखा है, ये भारत के लगभग बीच से होके गुजरती है, और ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं है, ये एक बहुत जरूरी जलवायु विभाजक है। इसके दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल है, मतलब साल भर गर्मी और नमी,
और इसके उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल है, जहां मौसम बदलते हैं, सर्दियां भी आती हैं। सोचिए, एक अकेली रेखा पूरे देश के रहन-सहन, खेती और संस्कृति पर कितना असर डालती है। ये रेखा एक सफर तय करती है, देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम में गुजरात और राजस्थान के सूखे इलाकों से शुरू होती है, फिर मध्य भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और फिर पूर्व में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के हरे भरे नज़ारों तक पहुंचती है। अब सोचिए, देश इतना चौड़ा है तो समय का हिसाब कैसे रखा जाए? अगर हर शहर अपना अलग टाइम रखे तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एक सिंगल लॉन्गिट्यूड को चुना गया, ताकि पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलें। और ये टाइम तय करने वाली रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के पास से गुजरती है। यही वो जगह है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST का ऑफिशियल रेफरेंस पॉइंट है। ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। मतलब जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो पूरे भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। तो प्राचीन चट्टानों और काल्पनिक रेखाओं से बना एक देश, इसका नक्शा हमें इसके भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये हमें वो बुनियाद दिखाता है जिस पर ये देश खड़ा है। ये बताता है कि नदियां कहाँ बहेंगी, फसलें कहाँ उगेंगी और शहर कहाँ बसेंगे। ये खाका तो एक आधार है, लेकिन इस भूगोल पर 1 अरब से ज्यादा लोगों की कहानी तो अभी भी लिखी जा रही है, जो हर दिन इस प्राचीन भूमि को एक नया आकार दे रहे हैं।